जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 21 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। प्लस यूपीपीसीएस में अगर आपको प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए और जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करें। उत्तर प्रदेश पीएससी का नंबर 1 पेड बैच है ये। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स को जो है वो कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से और इंस्टाग्राम पर ये दोनों तो टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम का पेज है। इनको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके अलावा आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे, तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं बट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मार्तंड सन टेम्पल आर्किटेक्चर। जो मार्तंड सन टेम्पल, कोई मुझे बता सकता है कि मार्तंड सन टेम्पल कहां पर है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ अभी कभी। सेंट मार्टिन्स आइलैंड के बारे में फिर हम बात करेंगे। जियो पारसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसको हम लोग जो है वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर एक गैलेंट्री अवार्ड 2024 है। फिर हम लोग को लैंड रिफॉर्म्स को लेकर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहली चीज तो मार्तंड सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता ही है। तो ये बेसिकली अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, लिख लो ये। रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे पर यहां पर फोकस किया गया। यहां पर तिरंगा जो है वो बेसिकली इस सन टेम्पल पर जो है वो होता है ना कि आजकल हाईलाइट जो है वो किया जाता है प्रोजेक्टर्स वगैरह से, तो वो किया गया, इल्यूमिनेट जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट। तिरंगा वहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर अब ये वाली चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये चीज है कि मार्तंड सन टेम्पल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कब बनाया गया था? 8th सेंचुरी के समय पर बनाया गया था, 8वीं शताब्दी में। और ये अर्ली मेडिवल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को शोकेस करता है, राइट। और रिच कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज जो है कश्मीर का, उसकी बात करता है। समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत जो है कश्मीर की, उसको प्रदर्शित करता है। तो ये तीन चीजें जो अंडरलाइन है, बस वो लिखनी है आपको। आगे की चर्चा करें। ये टेम्पल जो है वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? अप्रोक्सीमेटली 1200 साल पहले। उस समय जो है वो कारकोटा डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था, जिसने इस टेम्पल को जो है वो बनाया था। कारकोटा डायनेस्टी भी लिख लो। ये मार्तंड सन टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, किस वंश से जुड़ा हुआ है, या कौन सा वंश जो है वो इसके निर्माण में जिसने कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये कारकोटा डायनेस्टी, ध्यान में रखना। यहाँ पर सूर्य भगवान की जो है वो पूजा होती है, राइट। फिर मार्तंड सन टेम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो आज की डेट में काफी सारी चीजें इसकी टूट चुकी है, खंडर टाइप का है। तो ये कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर का प्राइमरी एग्जाम्पल है, जिसमें ये भी लिखेंगे आप, जिसमें इजिप्टियन ग्रीक गंधारन स्टाइल का ब्लेंड है, मिक्सचर है। यानी कि इजिप्टियन जो वास्तुकला है वो भी शामिल है, ग्रीक वास्तुकला भी, और गंधार, ग्रीक मतलब यूनानी जिसको हम लोग बोलते हैं, और गंधार, राइट। तो गंधार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर 3 मेन हम लोग को स्कूल जो है वो देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर के, राइट। तो मुझे बता सकते हैं कौन से स्कूल्स हैं? एक तो गंधार हुआ, 2 और बता दो, मजा आ जाएगा। 3 स्कूल्स हैं, मैं आपको उसकी लोकेशन बताता हूँ। एक उत्तर प्रदेश के आसपास है और एक आप देखेंगे तो तेलंगाना के आसपास है, राइट। तो बताओ जरा कि किसको पता है इसके बारे में, जल्दी से फटाफट बताइए। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो ये टेम्पल की जो एक्सटीरियर वॉल्स है, ये यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हिंदू देवी देवता की चित्र जो है वो बनी हुई है, माइथोलॉजिकल सीन्स है, यानी कि कुछ थीम्स वगैरह इस प्रकार की हैं, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें किन किन चीजों का उपयोग किया गया, वो सब चीजें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये स्टाइल के बारे में बस पता होना चाहिए। फिर 12वीं सेंचुरी का तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया। अ, राज तरंगिनी में इसके बारे में जो है मेंशन है, मार्तंड सन टेम्पल के बारे में, ठीक है। पहली लोहार डायनेस्टी जो है, ये जानी जाती कि इस समय पर ये मंदिर जो है वो काफी वेल्दी पोजीशन पर था। जहां पर भी मंदिर होगा तो भाई वहां पर पैसा तो आएगा ही आएगा, राइट। पहले के समय पर मंदिर जो है वो एक सेंटर हुआ करता था ट्रेड का, आपको पता होगा, व्यापार का केंद्र। टेम्पल जो है वो जो है वो तोड़ा गया था, तो उस समय 1389 से लेकर 1413 के पीरियड पे, राइट। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियंस है वो बताते हैं। फिर टेम्पल जो है वो कश्मीरी आर्किटेक्चर और कल्चरल लेगेसी का जो है वो एक सिंबल हम लोग को देखने को मिलता है। अब टेम्पल को किसने प्रोटेक्ट किया, तो इतनी बार आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका एग्जाम आंसर है।
कश्मीरी टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें तो उस पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बात करने वाली बात। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जैसे कि कारकोटा डायनेस्टी वगैरह, उत्पाल इसमें लिखा हो तो वो कारकोटा ही आप ध्यान में रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई नोट डाउन करने की, सिर्फ वो चीज नोट डाउन करो, उसके अलावा और कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेंट मार्टिन आइलैंड। तो रीसेंट कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिल रही है सेंट मार्टिन आइलैंड से रिलेटेड, राइट। जब हम लोग को देखने को मिला कि रेजिग्नेशन जो है वो किया गया बांग्लादेश के लीडर के द्वारा, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो बहुत बुरी स्थिति हो रही है, लोगों ने जो है वो कब्जा कर लिया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी। तो आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे ऐसे, राइट। तो उसी बीच ये आइलैंड जो है वो बिल्कुल न्यूज में जो है वो आया है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आइलैंड बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है? ये नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल पर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के नजदीक है। तो ये ध्यान में रखना, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो कहां पर है? बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के नजदीक में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिच नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये जाना जाता है, राइट। समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। और आइलैंड का यूनिक स्टेटस जो है वो बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है। ये भी लिख लेना, बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड, एकमात्र प्रवाल द्वीप है बांग्लादेश का, ठीक है। और ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी जो बता दी, बांग्लादेश की टेरिटरी है ये सेंट मार्टिन आइलैंड, राइट। म्यांमार बांग्लादेश की बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ये बांग्लादेश का कॉक्स बाजार टेकनाफ पेनिनसुला जो है, मतलब ये भी नाम है इस पेनिनसुला का, राइट। तो वहां पर प्रायद्वीप का जो है वो नाम है। तो ये भी चीज ध्यान रख, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉक्स बाजार टेकनाफ क्या है? ये कॉक्स बाजार टेकनाफ, तो ये बेसिकली बांग्लादेश का सदर्न टिप है, प्रायद्वीप जिसको हम लोग बोलेंगे बांग्लादेश की, राइट। तो वहीं पर ये लोकेटेड है, उसी के नजदीक में। और आइलैंड 7.3 किलोमीटर की लेंथ का है, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इकलौता कोरल आइलैंड है, प्रवाल द्वीप है, तो वो तो आपने लिख ही लिया, ठीक है। ओरिजिनली जो था ये टेकनाफ पेनिनसुला का पार्ट था अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले। फिर आइलैंड जो है वो नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया, और सिर्फ 450 साल पहले ही हम लोग को इसका सरफेस देखने को मिल रहा है, राइट। अरब मर्चेंट जो थे वो पहले सेटलर्स थे 18 सेंचुरी में जो यहाँ पर आए थे, वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस नाम का आइलैंड का नाम रखा था जजीरा। फिर बाद में इसको नरीकेल जिंजीरा रखा, या फिर कोकोनट आइलैंड इसका नाम दे दिया गया। फिर 1900 में ब्रिटिश इंडिया ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसका नाम जो है वो चेंज किया, और फिर 1947 के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन गया। फिर बाद में 1971 में ये बांग्लादेश का पार्ट बन गया। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल टेंशन होती है तो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं। रीसेंट सेटलमेंट जो हुआ है की लीडर्स का, इंपॉर्टेंट लीडर्स का यहाँ पर, तो इसलिए जियो पॉलिटिकल रेलिवेंस में आ चुका है कि जो बांग्लादेश के लीडर जो भाग के गए हैं बांग्लादेश छोड़ के, वो इसी आइलैंड में जाकर सेटल हो गए हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर काम का। बस आपको इसकी लोकेशन वगैरह पता होनी चाहिए और इसको क्या कहते हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब जियो पारसी स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा। तो याद रखना किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसका अब स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जियो पारसी स्कीम, तो ऑब्वियस ही बात है यार, जो पारसी की पॉपुलेशन जो खत्म हो रही है तो उस पर मेनली फोकस किया गया है, जो कम होती जा रही है हमारी कंट्री के अंदर पारसीज की पॉपुलेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है वो इस इनिशिएटिव को जो है वो 2013 में लेकर आई थी। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पारसी कम्युनिटी जो है उनकी मतलब उनकी घटती संख्या को रोकना। बहुत सिंपल, पारसी समुदाय की घटती संख्या को रोकना, यह है जियो पारसी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 2013 में जो है उसको लॉन्च किया गया था। ये दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही पारसी पॉपुलेशन को बढ़ाना, राइट। और स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये स्टेबलाइज करना, बढ़ाना पारसी पॉपुलेशन को। वही सब बार बार जो है लिखा हुआ है जो आपको ध्यान में नहीं रखना है, मतलब इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो दिमाग में आ जाएगा आपके। और इसके अंदर क्या क्या हम लोग को चीजें देखने को मिल रही है, इसके अंदर कैंपेनिंग्स की जाएगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, राइट, जिससे कि स्कीम्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके और सभी लोग स्कीम का बेनिफिट ले सकें, स्कीम सक्सेसफुल हो सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इनफर्टिलिटी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए, राइट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का उपयोग किया जाएगा पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। कई बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के पर्पस के लिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। जब से ये स्कीम जो है वो लाई गई है तो स्कीम ने जो है वो 400 से भी ज्यादा पारसी बच्चों को जो है वो सपोर्ट किया है। पिछले 5 सालों में ये स्कीम जो है
उसने 214 बर्थ करवाए हैं ART मेथड्स के थ्रू। पारसी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई थी, मतलब 1,14,000 थी 1941 में, और ये 57,264 हुई 2011 में। तो ये घटती पॉपुलेशन को देखते हुए ये स्कीम जो है वो लाई गई है, जियो पारसी स्कीम। जोरास्ट्रियंस जो इंडिया के अंदर है, जिन्हें हम लोग पारसीज बोलते हैं, देखो ये जोरास्ट्रियंस भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये पारसी को ही कहा जाता है, राइट। और कोई मुझे बता सकता है कि इनका इनके न्यू ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग, जो यूनेस्को की पता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है यूनेस्को की, इनका जो न्यू ईयर है। तो कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर इनके न्यू ईयर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। हालांकि इसके पहले वाले पॉइंट में इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है, बट मैं चाह रहा हूं कि इसका आंसर आप दें। बेसिक जीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो ब्रॉयलर चिकन, देखो एक चिकन होता है देसी चिकन, एक ब्रॉयलर चिकन होता है। अब जनरली लोग आज की डेट में पता है ब्रॉयलर चिकन को अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा लगा कर फुला दिया जाता है, राइट। और फिर यही इंजेक्शन, यही केमिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, उसके कारण कैंसर हो सकता है। तो इसलिए लोग ब्रॉयलर चिकन को अवॉइड कर रहे हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उन लोग। तो ब्रॉयलर चिकन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर ट्रांजिट कर रही है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल फार्मिंग से हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बिजनेस के तौर पर काम करेगी। पैसा बहुत है इसमें। इवन स्मॉल होल्डर जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में। अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक होती है। ये मॉडल के अंदर कंपनी जैसे कि IB ग्रुप ये प्रोवाइड करा रही है डे ओल्ड चिक फीड, और मतलब डे ओल्ड चिक मतलब ये छोटे छोटे से मुर्गी के बच्चे होते हैं ना वो, और टेक्निकल सपोर्ट, मुर्गी के को क्या खिलाना है, उसका फीड वगैरह। और फार्मर्स जैसे कि रघुवेंद्र वर्मा और दिग्नेश्वर सिन्हा, ये चिड़ियाओं को जो है वो पालते हैं। और ये अप्रोच जो है, मतलब ये इनके नाम याद नहीं रखने हैं आपको, बेसिकली जनरली आपको ध्यान में रखना है कि फार्मर जो है उनको एक बड़ी कंपनी जो है वो फार्मर्स को सब चीज प्रोवाइड करा रही है, और फार्मर जो है वो उनकी देखरेख करना है, राइट। और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी चीजें चल रही है। और एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड शेड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई बार ऑटोमेटेड फीडिंग भी हो रही है, ऑटोमेटिकली उनको खाना जो है वो दिया जा रहा है मशीन्स के थ्रू। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वहां पर लगाया गया कि जिससे कि उनकी हेल्थ जो है वो बेटर रहे। तो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ब्रॉयलर फार्मिंग हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी और एक कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स के थ्रू भी। अब इसके अलावा मार्केट परफॉर्मेंस और ग्रोथ हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो इंडिया तीसरे नंबर पर हम लोग को एग प्रोडक्शन के मामले में देखने को मिलती है, ये लिख लो। 8वें नंबर पर मीट प्रोडक्शन के मामले में, एग और मीट प्रोडक्शन जो है उसमें ग्रोथ हम लोग को 2014-15 से लेकर 2021-22 में देखने को मिली। और भी काफी सारे फार्मर्स उन्होंने काफी अच्छा बेनिफिट किया है इससे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल से, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि उनको गारंटी पेमेंट्स और इंसेंटिव भी मिलेगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब कुछ चैलेंजेस पोल्ट्री इंडस्ट्री फेस कर रही है, जैसे कि एनवायरमेंट कंसर्न, हाई डेंसिटी, यानी कि अगर आप किसी एक छोटे से एरिया में ज्यादा बर्ड्स को रख दोगे तो पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लासिफाई किया कि बड़ी पोल्ट्री यूनिट जो है वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी होती है, राइट, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन यहाँ से रिलीज होता है। अब इसके अलावा जो इनका खाना है, जो ये मुर्गे मुर्गी खाती हैं, राइट, तो इसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, ये भी अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्राइस इनके बहुत अप डाउन होते रहते हैं। फिर क्रूएल्टी और वेलफेयर का इशू भी हम लोग को देखने को मिलता है, वही जो इंजेक्शन लगा के बेचा जाता है, राइट, तो वो भी एक इशू है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का उल्लंघन करता है कई बार, कई ऐसी प्रैक्टिसेस। फार्मर्स काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि लोन का चैलेंज, राइट, कई बार कॉन्ट्रैक्ट काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, कई बार इनफॉर्मल फैसिलिटी का उनको उपयोग जो है वो करना पड़ता है, तो ऐसी चीजें। फिर सरकार ने पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया, ये लिख लेना, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया गया है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये पोल्ट्री जो फार्म जो होता है उसको ओपन करने के लिए ये पैसा यहां से दिया जाता है इस फंड के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को गैलेंट्री अवार्ड 2024 का देखने को मिल रहा है। इंडिपेंडेंस डे 2024 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया 103 गैलेंट्री अवार्ड। किसके लिए? हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। अच्छा मुझे बता सकते हो हमारी आर्म फोर्सेस कितनी है टोटल? 3 है या 4 है? जिसने 3 आंसर दिया उसका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर 4 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे चारों के नाम लिखकर बताओ कि हमारी आर्म फोर्सेस में चारों फोर्सेस कौन सी है। फिर CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो इनको जो है वो गैलेंट्री अवार्ड हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने प्रस्तुत किया। इसके अंदर कीर्ति चक्र होता है, राइट, इसके अंदर 4 कीर्ति चक्र थे, 3 पॉस्थुमस थे, 18 शौर्य चक्र थे, 4 पॉस्थुमस थे, और दूसरे भी डिस्टिंग्विश रिकॉग्नाइजेशन हम लोग को देखने को मिले।
अब इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस में जिसने भी बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दिया रहता है उनको जो है वो चूज करके ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और भी इस प्रकार के ऑपरेशंस शामिल हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल्स, इनके बारे में बात करें तो कीर्ति चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ब्रेवरी के लिए और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए। अच्छा, हाईएस्ट अवार्ड जो है वो कौन सा है, बता सकते हो कोई मुझे? हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड बहुत इजी है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। 2024 में 4 कीर्ति चक्र जो है वो दिए गए थे, 3 जो थे वो पोस्टमस थे। तो कीर्ति चक्र किसके लिए दिया जा रहा है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। सिंपल चीज, शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र जो है वो तीसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 2024 में 18 शौर्य चक्र जो है वो दिए गए, 4 पोस्टमस थे। अब ये जो अवार्ड है सेना, नौसेना, वायुसेना, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ये अवार्ड में हम लोग को जो है वो एक बार जो है वो सेना मेडल के तौर पर दिया जाता है। 63 सेना मेडल्स गैलेंट्री में दिए गए और 11 नौसेना मेडल्स गैलेंट्री में, 6 वायु सेना मेडल्स गैलेंट्री में हम लोग को देखने को मिले दिए गए। तो सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये भी वही वीरता के लिए ही दिया जाता है। अब कुछ ऑपरेशन की बात हुई तो ऑपरेशन के बारे में बात करें, ऑपरेशन रक्षक, तो जम्मू एंड कश्मीर का ये इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना ये भी। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो ये चाइना के सामने था, राइट, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट, ऑपरेशन सहायता के बारे में बात करें तो ये डिजास्टर रिलीफ के लिए था, यानी कहीं पर भी आपदा आ जाती तो उसकी रिलीफ के लिए ऑपरेशन सहायता नाम से ही जन्म में आ रहा है। ऑपरेशन हिफाजत, ऑपरेशन ऑर्चिड और कचल, तो इसके अंदर काफी सारी काउंटर इंसर्जेंसी और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस शामिल है। पोस्टमस रिकॉग्नाइजेशन मतलब जिस व्यक्ति की जो है वो, मतलब जो व्यक्ति जो है वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं हमारे फोर्सेस में से, तो उनको जो है वो उनकी फैमिली मेंबर को ये अवार्ड दिया जाता है, उसको पोस्टमस जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको पता ही होगा, वैसे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कर्नल मनप्रीत सिंह, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, सिपॉय प्रदीप सिंह, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। बस दैट्स इट, इतना ही था ये टॉपिक। और 2024 में 39 मेंशंस को अप्रूव किया गया, इसमें से एक आर्मी डॉग कैंट भी था, आर्मी डॉग कैंट के लिए, राइट, पोस्टमसली उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लैंड रिफॉर्म्स के हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कुछ स्कीम्स जो कि स्टेट्स को जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दिया जाएगा, कुछ स्पेशल असिस्टेंट दिया जाएगा, यानी कि सहायता दी जाएगी कि राज्य जो है वो जमीन पर भूमि सुधार जो है वो कर सकें। तो ये चीज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई भूमि सुधार किया जाए। इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे राज्यों को एज इंसेंटिव्स के तौर पर कि वो भूमि सुधार कर सकें गांव क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, राइट। और ये यहाँ पर जैसे कि फार्मर्स की रजिस्ट्री करवा सकें, तो ऐसी चीज है। तो बहुत बढ़िया ये स्कीम है भूमि सुधार को लेकर। अब देखो, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार क्या होता है ये पता है आपको? आपको पता है गांव क्षेत्रों में काफी सारी जमीन जो होती है वो पट्टे पर रहती है, और कई काफी सारी जमीन तो ऐसी रहती है कि जिस पर लोग बनाकर बैठे हुए हैं, बट उस जमीन किसके नाम पर है, उस जमीन पर रजिस्ट्री किसकी है, कुछ नहीं पता। यस, ये होता है कि नहीं होता? बहुत सारी जगहों पर ये चीज हम देखते हैं कि जमीन जो है वो किसके नाम पर पता ही नहीं है, पेपर्स ही नहीं है प्रॉपर। तो ये जो है ना, ULPIN लिख लेना, ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार जिसको हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली जमीन का आधार कार्ड है। मतलब जमीन की रजिस्ट्री, जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो उस जमीन की रजिस्ट्री करवाना है। तो ये लैंड पार्सल्स हैं, इसमें फ्रॉड जो होते हैं ना लैंड के, वो जो है वो रिड्यूस होंगे, स्पेशली गांव क्षेत्रों में। सबकी जमीन जो है वो ड्रोन के थ्रू मैप करके वो की जा रही है, मेजर की जा रही है। ठीक है, देखो कैडेस्ट्रल मैप्स ये डिजिटलाइज किया जा रहा है, लैंड सब डिवीजन जो है वो सर्वे हो रहा है, राइट, कि ये करंट ओनरशिप किसकी है और उसके नाम पर फिर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। ऐसे ही हम लोग को शहरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग, जिसको GIS मैपिंग हम लोग कहते हैं। इसके मदद से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। IT बेस्ड सिस्टम जो है वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपडेटिंग के लिए, टैक्स मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है,
वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। हॉस्टल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फीमेल वर्कफोर्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। कई बार होता है ना कि लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी जाते हैं या दूसरे स्टेट जाते हैं जॉब वगैरह करने, तो फीमेल्स भी जा सके और उनको प्रॉपर सेफ हॉस्टल जो है वो मिल सके, तो उस पर काम किया जा रहा है और उसको पीपीपी मॉडल पर जो है वो काम किया जाएगा। फिर इसके अलावा व्हीकल स्क्रैपेज 3,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे व्हीकल स्क्रैपेज के लिए। जैसे कि आपको पता ना कि पुरानी गाड़ी, जैसे 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ी, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी, तो ये जो है वो अब ना चलाई जाए, राइट? तो उसको स्क्रैप करो, उसमें सरकार पैसा देगी। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी। 1,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए जाएंगे इक्वली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और इसमें एनसीआर रीजन को डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए सपोर्ट किए जाएंगे स्टेट को, मतलब स्टेट की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके थ्रू। फिर एसएनए स्पर्श मॉडल एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो 4,000 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट जो है वो किए जाएंगे, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंड जो है वो टाइम पे रिलीज हो जाए तो उस पर मेनली टारगेट किया जाएगा। तो ये सब चीजें, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि अब सरकार जो है वो राज्यों को जो है वो हेल्प करेगी भूमि सुधार के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, राइट? तो उस पर ये चीज ध्यान में रखना बस कि सरकार ने 10,000 करोड़ अलॉट करने की इसमें बात की गई है 2024-2025 के टाइम पीरियड में, बस दैट्स इट। और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। स्वामित्व स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से रूरल एरियाज के अंदर वही सेम कि भाई एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड्स है वो तैयार किए जाए, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। ऐसे ही हम लोग को मॉडर्नाइज जो लैंड रिकॉर्ड है उसको तैयार करना है, डिजिटलाइज उसको करना है। उसके लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लाया गया सरकार के द्वारा। बस यही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है चीजों को ध्यान में रखने वाली बात। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडियन एयरफोर्स का है। तो इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किए हैं कुछ प्लान्स, जिसके थ्रू सबसे बड़ा मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज जो है, मतलब एक बाइनियल इवेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है। और पहला फेज जो है वो इसका होगा तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा फेज इसका होगा राजस्थान के अंदर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रहा है, तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर होने वाली है, राइट? और इसके अलावा नेक्स्ट पहला फेज जो है इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके जैसी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। और सेकेंड फेज के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा पहले से लेकर मतलब 1 टू 14 सितंबर के बीच में ये होगा, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई, यूएस और जैसी कंट्रीज प्लस 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज इसके अंदर शामिल होंगी। तो काफी सारी कंट्रीज आ रही हैं और वो मिलकर एयर एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेंगी तमिलनाडु, राजस्थान में। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फिर मित्र शक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो मित्रा शक्ति जो है वो एक एनुअल एक्सरसाइज है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्ट करना इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, मित्रा शक्ति इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज है जो कि काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के डायनेमिक्स जो है उस पर जो है वो काम करना। फिर श्रीलंका पार्टिसिपेट करती है इंडिया के साथ स्लीनेक्स में, और एक्स मैत्री जो आर्मी एक्सरसाइज है, स्लीनेक्स जो है वो नेवी एक्सरसाइज है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इंडियन एयरफोर्स के प्लान से रिलेटेड जो भी प्लान है ना कि सबसे बड़ा मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज का एक इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान, तमिलनाडु में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा 150 वर्ड्स में। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।